बगीचे में एक भी अगर खुशबूदार फूलों का वृक्ष होता है तो पूरा बगीचा महक उठता है। इसी तरह समाज में भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने कर्तृत्व की खुशबू से पूरे समाज को महका देते हैं। तो भिवानी परिवार को भी अपने कर्तृत्व से महकाने वाली एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हैं, और जो हैं श्री सजन भजन का, सेंचुरी प्लाईवुड के चेयरमैन और सीएमडी। पुरस्कारों और सम्मानों से इन्हें नवाजा जा चुका है, और अभी जो इनके पास इतनी बड़ी अलंकरण मंजूषा है उसमें एक लेटेस्ट इजाफा हुआ है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री अलंकरण से विभूषित किया गया है। बहुत सारी बधाइयों और बहुत सारी तालियों के साथ हम मंच पर बुला रहे हैं श्री सजन जी भजनका को, पद्मश्री डॉक्टर सजन भजनका को। और इनके साथ साक्षात्कार के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ केशव जी जैन को। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, भिवानी परिवार के मंच पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम केशव है सर। मेरा सबसे पहला सवाल इसी को लेकर है कि इस साल आपको जब पद्मश्री मिला तो सर सिर्फ आपको पद्मश्री नहीं मिला सर, इस हॉल में बैठे हर व्यक्ति को पद्मश्री मिला सर। हमारे लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है सर। तो सर वह क्षण जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आपको पद्मश्री से सम्मानित कर रहे थे, तो सर हम सब वो पल और वो एक्सपीरियंस आपका सर सुनना चाहते हैं सबसे पहले। ये मतलब मुझे कोई कुछ पता नहीं था, न मैंने कहीं किसी को कहा था, न कोई रिकमेंडेशन कराई, न कहीं से कोई बात आई जी। मैं और मेरी धर्मपत्नी जयपुर गए हुए थे एक शादी में। उससे शाम को दिन का कार्यक्रम हो गया, शाम को गीत का कार्यक्रम था। हम होटल के रूम में कपड़ा बदली करने गए, तो इतने में मेरे मित्र भी हैं और भारत सरकार में मंत्री भी हैं, सुकांत मजुमदार जी। MOS एजुकेशन। तो उनका फ़ोन आया, अरे भजनका जी आप क्या कर रहे हैं, आपको पद्मश्री मिलने वाला है, वो चला जाएगा। ये शाम की 25 जनवरी की 6 बजे की बात है जी। मतलब एक तो मुझे पद्मश्री मिलने वाला है, उसका ही कोई अता पता नहीं, और उसके पहले आप बोलते हैं चला जाएगा। बोले अरे आपको मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के लोग बहुत देर से खोज रहे हैं जी। और आप उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बोले मैंने तो अननोन कॉल को बैन किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, आप तुरंत खोलिए। इतने में पवन जी गोयनका, उनको भी मिला इस बार जी। तो उनका फ़ोन आया, मेरे मित्र भी हैं वो, कि भजनका जी शायद आपने फ़ोन बंद किया हुआ है तो मिनिस्ट्री वाले आपको खोज रहे हैं। और मैंने तुरंत फ़ोन खोला, इतने तो हम लोग टेक सेवी नहीं है जी। तो 1-2 मिनट टाइम लगी उसको ब्लॉक को हटाने में। इतने में पीयूष जी गोयल के जो कार्यालय से उनके सहयोगी का फ़ोन आया, तो मैंने बोला नहीं मेरे को आ गया है फ़ोन, मैंने फ़ोन खोल दिया है। उनसे बात कर रहा था, इतने में 011 का कॉल आई जी। तो मैंने तुरंत वो फ़ोन उठाया। तो वहाँ से उन्होंने कहा सर आपको बहुत देर से हम खोज रहे थे, तो मैं आपको जॉइंट सेक्रेटरी होम से बात करवाता हूँ। तो उन्होंने उनको फ़ोन दिया, तो उन्होंने कहा भजनका ये आपको बहुत बहुत बधाई, आपका नाम अभी घोषित होने जा रहा है, और हमारी एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, मैं आपके नाम की स्पेलिंग आपको बोलूँगा, आप उसको कंफर्म कीजिए। तो उन्होंने सही स्पेलिंग बोल दी जी। मैंने कंफर्म कर दिया। और बस उन्होंने कहा आपको क्या क्या महसूस कर रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और करके रख दिया। मेरी धर्मपत्नी साथ थी, तो मैंने धीरे से उनको कहा लगता है मुझे पद्मश्री मिलने वाली है जी। तो अभी किसी को बताइएगा मत जी। जो थोड़ा उनका रहता है। तो हम लोग नीचे आ गए, कार्यक्रम चल रहे थे। करीब 8 बजे पीयूष जी का फ़ोन आया कि भजनका जी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मुझे ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है जो उनका मंत्रालय है। तो मैंने कहा पीयूष जी इसमें लगता है आप ही की करामात है, यू आर इंस्ट्रूमेंटल इनटू इट। नहीं ये तो आपके कार्य हैं, ठीक है।
और फिर वो जो है 9 बजे घोषित हुआ और होते ही तो फिर चारों तरफ फैल गया। उन्होंने कार्यक्रम को रोका, मुझे स्टेज पे बुलाया, फेलिसिटेट किया। तो मेरा जो फेलिसिटेशन है जो आज आप कर रहे हैं जी, वो 5 मिनट बाद चालू हो गया था घोषणा के। क्या बात है सर। तो काफ़ी मतलब मुझे पहले, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं, जी, कभी पद्मश्री चाही भी नहीं, तो इसके महत्व का भी मुझे पता नहीं था। लेकिन होने के बाद चारों तरफ से जो सम्मान मिल रहा है, जी, जहाँ मैं जाता हूँ, हमारे गांव भवानी खेड़ा से कॉल आ रही है जी, कि भाई हमारे गांव में आज तक किसी को मिला, आपको आना पड़ेगा। तो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा जहाँ हो सका। और यही फिर भिवानी से भी आ रहा है, हमारे अशोक जी भवानी वाला जो भिवानी जी। से हैं, भागीरथलाल जी के सुपुत्र हैं, क्या बात है सर। उनका भी आया। तो जी। ठीक है, बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। सर अभी हाल ही में हमने सुना कि आपने इशारा किया अपनी रिटायरमेंट को लेकर। तो जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन 40 की एज में रिटायर हो जाता है, सर्विस क्लास का आदमी 60 साल की एज में रिटायर हो जाता है, ऐसे ही जो व्यापारी है उसके लिए कोई एज निश्चित नहीं है रिटायरमेंट की। तो सर आपका इसमें क्या थॉट प्रोसेस है, एक व्यापारी को कब और कैसे रिटायर होना चाहिए? देखिए, एक व्यापारी साधारणतः कभी भी रिटायर नहीं होता, लेकिन मतलब उसको थोड़ा सा अपनी गतिविधियां कम कर देनी चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। जैसे कहावत है, बरगद के पेड़ के नीचे कोई वनस्पति नहीं पनपती। तो अगर वो खुद लगा रहेगा तो उसकी संतति, आगे का उसका परिवार, वो अपने दायित्व को नहीं संभालेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा अपना रोल कम किया है। मेरे पुत्र है, भाई है, मेरा भतीजा है, तो वो लोग, प्रेम का लड़का भी अभी स्टार सीमेंट को पूरा संभाल रहा है। तो इन लोगों को थोड़ा सा आगे कर दिया। और लेकिन गाइडेंस चाहिए, और मैं थोड़ा पीछे हटना भी चाहता हूँ तो ये लोग हटने नहीं देते मुझे, बार बार वापस खींच लेते हैं। जी, और मैं कई तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़ा जी। हुआ हूँ, तो मेरी इच्छा है कि भी उसमें मैं तो अपना समय बढ़ाऊँ जी, और कुछ और दायित्व लूँ। और पर्टिकुलरली अभी जो है मैं लेना चाहता हूँ कि कोई अच्छे कार्य आर्थिक सहयोग से उससे मैं तेज़ी से कर पाऊँ, तभी कई चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, चलेगी। बहुत बढ़िया सर। सर जैसे आपने बताया कि अब आप थोड़ा बैक सीट ले रहे हैं, तो अगली जो जनरेशन है, केशव है, अब आपने पूरा परिवार है, तो पूरी परिवार को साथ में लेके चलना और अगली पीढ़ी को कमान सौंपना, अगली पीढ़ी की ग्रूमिंग, तो सर उसको आपने कैसे सर निभाया, या क्या आपका उसमें एक्सपीरियंस रहा सर? अभी जैसे प्लाईवुड के अंदर हमने आंध्रा में 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो मैं उस पूरे पीरियड के अंदर 3 बार गया। और एक बार तो भूमि पूजन के टाइम पर वो चीफ मिनिस्टर आए थे, और एक बार बीच में, जी। और एक बार कारखाना चालू हुआ तब वो फिर चीफ मिनिस्टर आए थे वहाँ के। और उसके बीच में पूरा केशव, उसने वो प्रोजेक्ट स्टेयरहेड किया। जी, उसी तरह सीमेंट के अंदर अभी हमारा नया एक्सपेंशन हुआ करीब 2000 करोड़ का। तो उसके अंदर उसमें लीड जो है, प्रेम का तो गाइडेंस था ही, बिल्कुल। लेकिन प्रेम का लड़का तुषार, उसने उसमें मेजर रोल प्ले किया। जी, और तुषार के काम में आने के बाद हमारी स्टार सीमेंट की मार्केट कैप 3 गुना हो गई। क्या बात है सर। तो आज बच्चों को अगर दायित्व दिया जाए तो वो हमसे अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरा मानना है। और मेरा शायद जो CNBC वगैरह देखते हैं, वो मेरे लड़के केशव भजनका को टाइम देखते होंगे, क्योंकि हमारे प्लाईवुड से ज़्यादा सहभागिता टीवी पर उसी की, केशव की रहती है। जी, जी। अच्छा सर, इसमें सर आप जैसे सेवा के कार्य में आप 45-50 की उम्र से ही शुरू आपने सेवा के कार्य किए सर। तो अब सर आपका आगे का क्या, रिटायरमेंट के बाद आप क्या, कैसी लाइफ देखते हैं? लेजर टाइम में सर आप क्या करना पसंद करते हैं? इसमें भी एक छोटी सी कहानी है। जी, एक तो मैं बाल्यकाल से ही जी, संघ से जुड़ा रहा हूँ। RSS से जब मैं स्कूल में था उसी समय शाखा में, उसके बाद में कॉलेज में था तो मैंने OTC वगैरह कर ली थी और शाखा लगाता भी था। और उसके बाद फिर मैं कलकत्ता आ गया
और कलकत्ता वन बंधु परिषद, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, जी उससे जुड़ा मैं। और उस समय मैं सोचा करता था, मतलब एक ज़माना था कि मैं चाहता था कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता बन जाऊं और उसमें जाऊं नहीं, शादी भी नहीं करूं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। मैं चला गया। मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि 50 की उम्र में मैं ये सब छोड़ दूंगा और फुल टाइम सामाजिक काम में लगूंगा। तो श्याम जी गुप्त जो पूरे एकल विद्यालय अभियान के प्रणेता हैं, जी उनके साथ एक जीप के अंदर मैं बनवासी यात्रा में था, तो ऐसे बात होने लगी। श्याम जी ने मैंने बात में कहा कि मैं तो 50 साल की उम्र में ये सब छोड़ के सामाजिक काम में लगूंगा। श्याम जी ने थोड़ी देर सोचा, भाई भजन का ये आपकी 3 पुत्रियाँ हैं और पुत्र तो अभी हुआ ही है, ये 89 की बात कर रहा हूँ, जी। शो 89 में हुआ था, तो मुझे तो लगता नहीं आप 50 की उम्र में छोड़ पाएंगे। उस समय मैं 37 साल का था। तो चलिए 55 का सोच लेते हैं, लेकिन 55 में भी नहीं हो पाएगा। जी आपकी सारी बेटियों की शादी नहीं होगी जी और आप छोड़ नहीं पाएंगे। तो 60 में मैं मान लेता हूँ आप छोड़ दोगे और फुल टाइम इसमें लग जाओगे। तो 60 साल की उम्र में आपकी मानसिक क्षमता क्या होगी, शारीरिक क्षमता क्या होगी, उस समय आप कार्य में सहायक बनोगे या कार्य के ऊपर बोझ बनोगे। तो उससे अच्छा जी आप अपना एक समय अभी से इन कार्यों को दो। और अभी मतलब उस समय तो हमारी बहुत छोटी कंपनी थी, फिर भी उनको उस समय लगा कि इस समय आप अपने प्रभाव क्षेत्र के शीर्ष पर हो, तो आपके एक फ़ोन से जो काम हो जाएगा, जी हो सकता है बाद में ना हो। तो उनकी वो बात समझ में आई मुझे, और उस समय से मैंने पढ़ लिया कि मेरा करीब 25 से 30% समय सामाजिक कार्यों के लिए रहेगा। तो मेरा दोनों पैरेलल चलता रहा। तो व्यापार में भी विस्तार होता रहा, कारखाने बढ़ते रहे, साथ साथ में जिन संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा वो संस्थाएं बढ़ती रही और बड़े दायित्व तो मिलते रहे। तो भगवान को बहुत धन्यवाद है कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह चली। बहुत ही अच्छा सर। सर, एक व्यापारी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर बहुत ही मुश्किल चुनौतियां आती हैं। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर बंगाल में लेबर की इतनी समस्या है, और सुना मैंने कि एक बार 1 साल के लिए हमें अपना फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही 96 में सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्थ ईस्ट में टिम्बर पर बैन लगा दिया था। तो तब भी उसको भी आपने अवसर में बदला और चेन्नई और अलग अलग एवेन्यूज़ आपने तलाशे सर। तो सर, ये जो नेवर गिव अप वाला एक एटीट्यूड है सर, उसको सर आप युवा को क्या संदेश देंगे सर इस परिस्थितियों में, वो आप शेयर कीजिए सर। देखिए, मेरा मानना है कि हर अशुभ में शुभ का बीज निहित होता है। तो देखने में एक बार लग रहा है ये अशुभ हो रहा है, लेकिन उसी से कहीं कुछ शुभ निकल के आएगा। और सेकंड चीज़ जो हमारे मार्केटिंग टीम को मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरी प्रॉब्लम, एवरी कंप्लेन इज एन अपॉर्चुनिटी टू विन ओवर द कस्टमर फॉर एवर। तो जो कोई भी समस्या आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी है। जी तो समस्या को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेना। अब ये नॉर्थ ईस्ट की हमारे काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट था। अरुणाचल में हमारी फैक्ट्रियाँ थी, मेघालय में हमारी फैक्ट्रियाँ थी, आसाम में हमारी फैक्ट्रियाँ थी, और ओवरनाइट सारे बंद हो गई। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारी चेन्नई में फैक्ट्री खुल चुकी थी, कलकत्ता तो बहुत पहले खुल चुकी थी। जी और जो हमारे प्रोडक्ट का मूल्य था, जहाँ 10% 15% बचता था, उस प्रोडक्ट का दाम ओवरनाइट डबल हो गया वीनियर का, जिसके हम मार्केट लीडर थे। तो 10.5 रुपये में जो बिकता था, तुरंत उसका दाम 21 रुपया हो गया, और हमारी कॉस्ट वही की वही थी। तो जितना माल बिकता था उसका 50% नेट प्रॉफिट था। और वो जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली, उससे हमने सेंचुरी ब्रांड क्रिएट किया। और बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आसाम की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, हम यहाँ भी थे, तो हम लोग मार्केट लीडर बन गए। क्या बात है। तो आज वो एक तरफ वो बहुत बड़ी लॉस थी, लेकिन दूसरी तरफ आज सेंचुरी जो है वो है उसी के कारण। क्या बात है सर। सर, एक और अपॉर्चुनिटी की जैसे आपने बात की, एक कोविड के दौरान जैसे आपदा में अवसर, तो सर एक नया कुछ आपने सेगमेंट उस समय लॉन्च किया हॉस्पिटल्स के लिए। सर वो वाला एक बार आप एक्सपीरियंस आप हम सबसे शेयर कीजिए सर। वायरो किल करके हमने एक नया हाँ। जी क्या है,
वायरोकिल, उस समय तो हर चीज़ में लोगों को कोविड के वायरस नज़र आते थे जी और लोग मतलब काम करने में भी डरते थे। तो एक हमारा प्रोडक्ट पहले से भी था हॉस्पिटल्स के लिए, जो हम लोग लेमिनेट बनाते थे जी उसके अंदर हम लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज करते थे, नैनो टेक्नोलॉजी थी। तो उसको यूज करने से फिर वायरस या ये जो और किसी तरह के भी सूक्ष्म कीटाणु होते हैं वो मर जाते थे। तो तुरंत हम लोगों ने थोड़ा सा अनुसंधान किया और प्लाईवुड के अंदर उस टेक्नोलॉजी को हमने लगा दिया और फिर हमने एडवर्टाइज भी किया, क्योंकि मार्केटिंग का लाभ तो लेना था। तो वायरो किल इसके साथ वायरस सेफ, तो काफ़ी हमको उसका लाभ मिला। और कोविड के दौरान हर फैक्ट्रियों ने नुकसान किया, लेकिन हमारी बैलेंस शीट उन दोनों सालों में भी पहले से बेहतर होती गई। क्या बात है सर। सर अब हम ले चलते हैं आपको आपके करियर के शुरुआत में। तो सर आपका भिवानी से कैसे जुड़ाव रहा, आपका जो बजंका परिवार है और आपके फोर फादर्स हैं, थोड़ा सा सर उस पर आप हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरा जन्म बवानीखेड़ा में हुआ था जी 1952 में, और हमारे पिताजी वगैरह 7 भाई थे। तो करीब 2000 आज से 100 साल पहले 2024 के आसपास मैं दो नंबर भाई का लड़का हूँ। तो 24 के आसपास सबसे बड़े ताऊ जी वो आसाम चले गए थे, और उससे 2-3 साल बाद मेरे पिताजी भी आसाम चले गए थे। लेकिन मेरे पिताजी जो मैं बोल रहा हूँ उनके मैं गोद गया था। ओके मैं वास्तव में लड़का हूँ 6 नंबर भाई का, ओके महावीर प्रसाद जी का, जो भिवानी रहे हमेशा, पूरा जीवन उन्होंने भिवानी में बताया। तो उनका मैं पहला बच्चा था, लेकिन बड़े भाई के लड़का नहीं था। तो मेरे पैदा होते ही उन्होंने भाई को बुला के मुझे गोद दे दिया, और उसके बाद मैं आसाम चला गया। अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी जो आसाम गया था उनकी डेथ हो गई, मैं 5.5 साल का था, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं महावीर प्रसाद जी का लड़का हूँ। बहुत बाद में जाके पता लगा। और तो जन्म वहाँ हुआ, बाद में ताऊ जी के बाद आसाम में चला गया। लेकिन हमारा परिवार रहा, गांव से बहुत जुड़ा रहा, बहुत बड़ा हमारा खेती उती का था वहाँ। और बाकी चाचा जी वगैरह 2 पटना, 2 गुवाहाटी, महावीर प्रसाद जी भिवानी रहे जी तो इस तरह 2-3 के आसाम थे, मैं और बड़े ताऊ जी। तो इस तरह हम लोग वहाँ रहे। लेकिन मेरा आना जाना हमेशा रहा। चाचा जी जब तक थे मैं हमेशा साल में 1 बार 2 बार आता था, और स्कूल वगैरह में था तब तो कभी कभी दिन रहता था। बाद में भी 5-7 दिन के लिए आता था, चाचा जी आते रहते थे। जी और फिर हमारा करनाल में फैक्ट्री भी है, तो वो दूसरा एक जुड़ाव था। बिल्कुल करनाल में हमारी प्लाइट फैक्ट्री है। कई है भारत में, होशियारपुर, करनाल, रुड़की, कांडला, चेन्नई, कलकत्ता, गुवाहाटी, आंध्रा, जी। कई जगह फैक्ट्री है। सर मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस भी आपसे थोड़ा रूबरू होना चाहती है, तो एक सवाल ऑडियंस से हम। आफ्टरनून सर, मेरा नाम प्रदीप गोयल है, और आज मुझे भी आपको जानने का मौका मिला इस भिवानी परिवार मैत्री संघ के माध्यम से। मैंने भी अपने कॉलेज की शिक्षा भिवानी से ही उत्तीर्ण की है, TITNS भिवानी का स्नातक छात्र हूँ मैं। एंड मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका ये पैशन है बिजनेस करने का एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस, उसके पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या है? देखिए, जब मेरे गोद लेने वाले पिताजी उनकी डेथ हुई तो मैं 5.5 साल का था, और फिर माँ ने मुझे पाला। उन्होंने अपने पीहर की तरफ झाँक के भी नहीं देखा, मेरी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ की चिंता की। और उस समय मेरे पास कोई बिजनेस नहीं था। तो मेरे जो दोस्त थे उनके पास, सबके पास बिजनेस था। फिर स्कूल के बाद जब हम लोग कॉलेज में गए तो कॉमर्स कॉलेज उन दिनों नाइट में ही होते थे, तो नाइट कॉलेज था, दिन में वो लोग काम करते थे, और मेरे पास व्यापार तो था नहीं। लेकिन हमेशा उन लोगों को देख के एक ललक रहती थी। फिर हमारा जो घर था उसमें ऊपर का फ्लोर को 3 फ्लैट बना के हम लोग भाड़े में देते थे, और वो हमारे एक आय का साधन भी था। माँ ने फिर जो चला तो वो नीचे और ऊपर
नीचे 2 दुकानें थी। तो ऊपर जो क्वार्टर्स थे उनमें प्लाईवुड के एम्प्लॉयज रहते थे, उनके एग्जीक्यूटिव्स वो बदलते रहते थे, वो रहते थे, बदली हो जाते, छोड़ के चले जाते थे। तो मैं बचपन से ही उनके साथ कभी उनकी फैक्ट्री चला जाता, कभी जंगल का काम देखते थे उनके साथ जंगल चला जाता। तो बचपन से ही प्लाईवुड के प्रति मेरा एक फैसिनेशन था और वो फैसिनेशन बढ़ता गया। और जो हमारा इलाका तिनसुकिया वो उस समय प्लाईवुड का हब होता था, तो उसमें उसके चलते प्लाईवुड से जो बना, और उसके बाद में मैं प्लाईवुड से ही मैंने व्यवसाय में एंटर किया। वो मैं परसिस्टेंटली कंटिन्यू किया। डाइवर्सन्स हुए, सीमेंट में हम लोग गए, तो भगवान की दया से वो भी बहुत सफल रहा। तो ये था कि एक तो लोगों को देख के इंस्पायरेशन था। उस समय दिन में मेरे पास काम नहीं रहता था, तो मैं भगवान से मनाता था, भगवान ऐसा करना कि मेरे पास बहुत काम हो और मेरे पास खाली वक्त हो ही नहीं। तो भगवान ने वो इच्छा पूरी की। नरेंद्र सिंघानिया जी एक सवाल, 1 मिनट, सिंघानिया जी एक सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंघानिया, जैसे राजेश जी ने बोला। नमस्कार। मैं प्रेम जी के साथ भी मिलता जुलता रहता हूँ। तो मैंने एक बार सुना, प्रेम जी ने तुषार को बोला कि तेरे को अगर पैसा खर्च करना है तो मेरे से सीख, और पैसा कमाना सीखना है तो ताऊ के पास चला जा तू। तो हम सब भिवानी के लोगों को भी आप ये मंत्र बताएं जो तुषार को बताया आपने, जो उसने 25,000 करोड़ का मार्केट कैप आपका पहुंचा दिया। तो हम सब के लिए क्या संदेश है, जो पैसा कमाने के लिए हम लोग कैसे उसको आगे ले जा सके सही तरीके से, जैसा आपने किया है उस तरह से हम जानना चाहेंगे जी। हमारा रोल बदल गया। अब पैसा वो लोग कमा रहे हैं, मैं पैसा खर्चा कर रहा हूँ। लेकिन क्या है, मैंने मेरे पूर्व वक्ता थे, अवार्डी थे, उन्होंने भी कहा, एक बार मैं अग्रोहा महाराज ये अग्रसेन मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ा रहा हूँ आरंभ से, तो उसमें थोड़ा सा आर्थिक अंशदान वगैरह था, तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी सालों तक बनाए रखा गया था। तो ओम प्रकाश जी जिंदल वो कलकत्ता आए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, भाई सजन तेरा 8 चाय पीने की इच्छा है। बोला जी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप बताओ मैं लेने आ जाता हूँ। तो नहीं, मैं आ जाऊँगा, एक छुड़ाने की व्यवस्था कर देगा। बोला जी मैं आपने जाके छोड़ कर आऊँगा। तो आए वो, मैंने भी हरकिशन जी चौधरी वगैरह जो बहल के हैं, जहाँ बड़ा स्कूल है, वो भी हम लोग एक साथ ही एक बिल्डिंग में रहते हैं, गोविंद राम जी धानेवाला वगैरह, उनको बुला लिया और ओम प्रकाश जी आए, चाय हुई, बातें हुई। एंड फिर मैंने बात में उनसे पूछा, बाबूजी इतनी साधारण शिक्षा के बावजूद आपने इतनी असाधारण उन्नति की, उसका राज क्या है? बोला भाई 2 ही चीज़ है, कड़ी मेहनत और ईमानदारी। ना मैंने मेहनत करने में कोई कसर छोड़ी, ना आज तक किसी के साथ बेईमानी करी। तो ये जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी है, ये श्योर शॉर्ट फार्मूला है सक्सेस का। बाकी तकदीर भी काम करती है, आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं, वो भी प्रारब्ध बन के इस जन्म में आते हैं। लेकिन इस जन्म में जो एक साइंटिफिक फार्मूला है वो यही है, कड़ी मेहनत और ईमानदारी। अगर ये किसी ने की, सफलता से कोई नहीं रोक सकता।